दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिवेंज ऑफ आ नाइटिंगेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रिवेंज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदला, और नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। रिवेंज ऑफ आ नाइटिंगेल क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि एक बुलबुल का बदला। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ नाइटिंगेल लिव्ड इन आ ट्री। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। अ नाइटिंगेल लिव्ड इन अ ट्री मतलब एक पेड़ पर एक बुलबुल रहती थी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी हैड बीन मेकिंग अ नेस्ट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी वो क्रिया जारी है, तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हमेशा ही हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी हैड बीन मेकिंग अ नेस्ट मतलब पिछले कुछ दिनों से वह घोंसला बना रही थी। शी वॉज गेटिंग रेडी टू ले हर एग्स इन इट। दोस्तों ले का मतलब होता है अंडे देना, और ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब वाक्य के टेल पर रहाता रही थी जैसे शब्द आते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वॉज गेटिंग रेडी मतलब वह तैयार हो रही थी टू ले हर एग्स इन इट उसमें अपने अंडे देने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वॉज गेटिंग रेडी टू ले हर एग्स इन इट मतलब वह उसमें अंडे देने के लिए तैयार हो रही थी। आगे देखिए। आ पेयर ऑफ स्नैक्स लिव्ड इन द बरो ऑफ द ट्री। दोस्तों बरो नाउन है, बरो का मतलब होता है मांद या फिर बिल, उसे बरो कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ पेयर ऑफ स्नैक्स लिव्ड इन द बरो ऑफ द ट्री मतलब एक सांप का जो जोड़ा था वो उस पेड़ के जो पेड़ पर जो बिल था पेड़ के बिल में रहा करता था। दे वर वॉचिंग द नाइटिंगेल हु वॉज वेरी हैप्पी। और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वर वॉचिंग द नाइटिंगेल मतलब वह उसको ध्यान से देख रहे थे। वॉच का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना या ध्यान से देखना। दे वर वॉचिंग द नाइटिंगेल मतलब वे उस बुलबुल को बड़े ध्यान से देख रहे थे, उस पर नज़र रख रहे थे। हु वॉज वेरी हैप्पी जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड प्रिपेयरिंग टू ले एग्स और वो तैयार हो रही थी टू ले एग्स मतलब अंडे देने के लिए वो तैयार हो रही थी। चलिए आगे देखिए। वन फाइनल डे द नाइटिंगेल लेड टू एग्स। फाइनल डे का मतलब होता है अंतिम दिन, और एक फाइनल डे मतलब एक अंतिम दिन। द नाइटिंगेल लेड और ये ले की सेकंड फॉर्म में लेड टू एग्स, उस नाइटिंगेल ने बुलबुल ने 2 अंडे दिए। शी वॉज चिरपिंग हैप्पीली। दोस्तों चिर्प का मतलब होता है जो पक्षी चहचहाते हैं उनके चहचहाने के शब्द को चिर्प कहा जाता है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और जब किसी भी वाक्य में वॉज वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। और हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? शी वॉज चिरपिंग हैप्पीली हेयर एंड देयर मतलब वह इधर उधर खुशी से चहचहा रही थी। ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री पेड़ की टहनियों पर, शाखाओं पर, टहनियों पर। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर एग्स अलोन। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का
नेगेटिव वाक्य है, आप इसका जो स्ट्रक्चर है आप उसे नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि आप एक और वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ लीजिए अच्छे से। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर एग्स अलोन, मतलब वह अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। चलिए आगे देखिए। बट शी हैड टू गो इन सर्च ऑफ फूड। दोस्तों इस वाक्य में हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं किसी को कोई भी काम पास्ट में मजबूरी में करना पड़ा या फिर उस व्यक्ति को वो काम अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा, वो व्यक्ति उस काम को नहीं करना चाहता था लेकिन उसको वो काम करना पड़ा। तो इस तरह के सिनेरियो में जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी को कोई भी काम अपनी मर्जी के खिलाफ करना पड़ा या फिर मजबूरी में करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। और ये हमारा अफर्मेटिव का वाक्य है, पास्ट फोर्स्ड का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट शी हैड टू गो, लेकिन उसे जाना पड़ा, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। तो यहाँ पर हैड टू का प्रयोग क्यों किया गया है कि यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि जो बुलबुल थी उसका जाने का शायद मन नहीं था अपने अंडों की वजह से, लेकिन उसको मजबूरी में जाना पड़ा, इस वजह से यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया गया है। चलिए, तो इस पूरी वाक्य का क्या मतलब हुआ? बट शी हैड टू गो इन सर्च ऑफ फूड, लेकिन उसे खाने की तलाश में जाना पड़ा। सो इसलिए शी पुट ड्राई ग्रास ऑन द एग्स टू कवर देम फॉर सेफ्टी। ड्राई का मतलब है सूखी हुई, ग्रास मतलब घास। सो शी पुट ड्राई ग्रास, तो इसलिए उसने सूखी हुई घास रख दी ऑन द एग्स, अंडों के ऊपर, टू कवर, उसे ढकने के लिए, टू कवर देम, उनको ढकने के लिए, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज शी लेफ्ट हर नेस्ट। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज सुन एज शी लेफ्ट हर नेस्ट, मतलब जैसे ही उसने अपने घोंसले को छोड़ा। द स्नैक्स केम आउट, जो स्नैक्स थे, जो सांप थे, वो बाहर आ गए। क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ गए। क्लाइम्ड अप द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एंड एट बोथ द एग्स, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। एंड एट बोथ द एग्स, और दोनों अंडों को खा लिया। चलिए आगे देखिए। When the nightingale returned, जब बुलबुल लौटी, वापस लौटी, she became very upset, और ये become की सेकंड फॉर्म है। और upset का मतलब होता है उदास हो जाना। she became very upset, वो बहुत उदास हो गई। to see that her eggs had been eaten away, क्या मतलब वो बहुत उदास हो गई ये चीज़ देख कर कि जो उसके अंडे थे उनको खा लिया गया था। द एग शेल्स वर लाइंग, और एग शेल्स का मतलब होता है जो अंडे के का जो बाहरी जो हिस्सा होता है, उसका जो आवरण होता है, उसे अंडे एग शेल्स कहा जाता है। द एग शेल्स वर लाइंग, और जो अंडे के जो बाहरी आवरण था वो वर लाइंग, वो पड़े हुए थे। नियर द रूट ऑफ द ट्री, नियर द रूट ऑफ द ट्री मतलब पेड़ की जड़ के पास पड़े हुए थे। नाउ शी अंडरस्टूड, अब वह समझ गई, एवरीथिंग, सब कुछ। एंड डिसाइडेड टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन द स्नैक्स। डिसाइड का मतलब होता है तय करना, फैसला करना, और उसने फैसला किया टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन द स्नैक्स, उसने सांप से बदला लेने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। द नाइटिंगेल वेंट टू अ गार्डन, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द नाइटिंगेल वेंट टू अ गार्डन, जो नाइटिंगेल थी, बुलबुल थी, वो एक बगीचे में गई। वेयर अ किंग यूज टू कम, जहाँ पर एक राजा आया करता था। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब आप पास्ट में ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर कंसिस्टेंटली किया करता था, तो आप उस कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वेयर अ किंग यूज टू कम, जहाँ पर एक राजा आया करता था, फॉर हिज मॉर्निंग वॉक्स, अपनी सुबह की सैर के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द नाइटिंगेल वेंट टू अ गार्डन वेयर अ किंग यूज टू कम फॉर हिज मॉर्निंग वॉक्स, मतलब बुलबुल एक बगीचे में गई जहाँ पर राजा अपनी सुबह की सैर के लिए आया करता था।
द नाइटिंगल बिगिन सिंगिंग, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन। द नाइटिंगल बिगिन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, जो बुलबुल थी वो एक मीठा गाना, एक मधुर गाने को गाने लगी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हीयर सच अ नाइस ट्यून, और जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश था। किस लिए खुश था? टू हीयर सच अ नाइस ट्यून, इतनी प्यारी मधुर आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा था वो इतनी मधुर जो संगीत था उसको सुबह सुबह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। चलिए आगे देखिए। द नाइटिंगल ऑल्सो was also aware that the king had become happy to hear her sweet song। दोस्तों इस वाक्य में ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब है जब हम किसी वाक्य में वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो वर्ड है AWARE, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, अवगत होना। द नाइटिंगल वॉज ऑल्सो अवेयर, और जो बुलबुल थी उसे ये भी पता था दैट कि द किंग हैड बिकम हैप्पी टू हियर हर स्वीट सॉन्ग्स, की जो राजा है वो उसके गानों को मधुर संगीत मतलब गानों को सुनकर खुश हो चुका था। द किंग रियलाइज्ड दैट द स्वीट सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगल मेड हिम फील फ्रेश, और जो राजा था वो उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो ये जो मीठे गाने हैं, जो मधुर संगीत है बुलबुल का, उसने उसे मतलब कि मेड हिम फील फ्रेश, उसे तरोताज़ा फील कराया, तरोताज़ा महसूस करवाया। एंड ही रिमेंड हैप्पी थ्रू आउट द डे, और रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। एंड ही रिमेंड हैप्पी और थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन वो प्रसन्न रहा, खुश रहा। सो द किंग मेड इट हिज एवरीडे रूटीन, तो जो राजा था उसने इस चीज़ को अपनी रोज़ की जो था दिनचर्या बना लिया। टू कम टू द गार्डन, किस चीज़ को उसने बना लिया? टू कम टू द गार्डन मतलब कि बगीचे में आना एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर। एंड हियर द वार्बलिंग ऑफ द नाइटिंगल, और जो उसकी जो वार्बलिंग थी मतलब जो उसका जो गाना था बुलबुल का, उसको सुनने की उसने रोज़ की अपनी रूटीन बना ली। चलिए आगे देखिए। वन डे द नाइटिंगल डिड नॉट कम टू द गार्डन, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद आप पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे द नाइटिंगल डिड नॉट कम टू द गार्डन, मतलब एक दिन बुलबुल बगीचे में नहीं आई। द किंग फेल्ट सैड, और ये फील की सेकेंड फॉर्म है। द किंग फेल्ट सैड, राजा ने उदास महसूस किया। एंड आस्क्ड हिज गार्ड्स, और उसने अपने सिपाहियों से, जो उसके सुरक्षाकर्मी थे, उनको कहा टू फाइंड, ढूंढने को, वेयर द नाइटिंगल वॉज, और उसने अपने सिपाहियों को ये कहा कि वो ढूंढें कि जो नाइटिंगल है, जो बुलबुल है, वो कहाँ है। द गार्ड्स कुड नॉट फाइंड द नाइटिंगल, और दोस्तों कुड, यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर किसी वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके जैसा शब्द आए तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द गार्ड्स कुड नॉट फाइंड द नाइटिंगल, जो गार्ड्स थे, ये जो सुरक्षाकर्मी थे, कुड नॉट फाइंड द नाइटिंगल, वो बुलबुल को नहीं ढूंढ सके। आगे देखिए। द नेक्स्ट डे द नाइटिंगल केम टू द गार्डन, अगले दिन जो बुलबुल थी वो बगीचे में आई। बट शी वॉज नॉट सिंगिंग, लेकिन वो नहीं गा रही थी। द किंग रियलाइज्ड, जो राजा था उसे महसूस हुआ दैट समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर, मतलब उसके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू फॉलो हर, और उसने ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, उसने अपने गार्ड्स को, सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया टू फॉलो हर, उसका पीछा करने का आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। द नाइटिंगल फ्लू फ्रॉम देयर, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। जो बुलबुल थी वो वहाँ से उड़ गई। एंड रीच द ट्री, और वो पेड़ पर पहुँच गई। द गार्ड्स ऑल्सो रीच्ड देयर फॉलोइंग हर, और जो सुरक्षाकर्मी थे गार्ड्स थे वो भी उसका पीछा करते करते, वहाँ फॉलोइंग हर मतलब उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट
द नाइटिंगल वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द नेस्ट। उन्होंने क्या देखा कि जो बुलबुल है वो जो बैठी हुई थी बाय द साइड ऑफ द नेस्ट, मतलब कि घोंसले के एक तरफ वो बैठी हुई थी। देयर वर 3 eggs इन इट, और उसके अंदर 3 अंडे थे। शी हैड लेड एग्स अगेन, क्या मतलब हुआ? शी हैड लेड एग्स अगेन, उसने दोबारा अंडे दिए थे। द नाइटिंगल ऑलरेडी हैड ए स्मॉल पीबल इन हर बीक, और दोस्तों पेबल का मतलब होता है कंकड़, तो क्या मतलब हुआ? द नाइटिंगल ऑलरेडी हैड अ स्मॉल पेबल इन हर बीक, और जो नाइटिंगल थी, बुलबुल थी, उसके पास पहले से ही उसकी चोंच में, बीक मतलब चोंच होता है, नोट कर लीजिए, उस पहले से ही उसकी चोंच में एक कंकड़ था। शी डेलिबरेटली ड्रॉप्ड इट एट द रूट ऑफ द ट्री, और दोस्तों डेलिबरेटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जानबूझकर, उसे डेलिबरेटली कहा जाता है, और ये एक एडवर्ब है। और ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, तो इसका क्या मतलब हुआ? शी डेलिबरेटली ड्रॉप्ड इट, उसने उसे जानबूझकर गिरा दिया। किसे गिरा दिया? उस कंकड़ को गिरा दिया। इट, ये पत्थर के बारे में, कंकड़ के बारे में बात हो रही है। एट द रूट ऑफ द ट्री मतलब कि पेड़ की जड़ पर गिरा, पेड़ की जड़ में गिरा दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने जानबूझकर उसे, मतलब कंकड़ को, पेड़ की जड़ में गिरा दिया। थिंकिंग दैट एन एग हैड फॉलन, और ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, और ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। थिंकिंग मतलब ये सोचते हुए, दैट एन एग हैड फॉलन मतलब ये सोचते हुए कि एक अंडा जो है वो गिरा है फ्रॉम द नेस्ट, घोंसले से। द पेयर ऑफ स्नैक्स केम आउट, और ये जो सांप का जोड़ा था वो बाहर आ गया। ऑफ देयर होल्स, अपने बिल से बाहर आ गया। चलिए आगे देखिए। द गार्ड्स सॉ द स्नैक्स, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। द गार्ड सॉ द स्नैक्स, सुरक्षा कर्मियों ने सांपों को देखा। नाउ दे कुड अंडरस्टैंड, अब वो समझ सकते थे। द नाइटिंगल्स प्रॉब्लम, उस नाइटिंगल की, बुलबुल की समस्या को वो समझ सकते थे। दे किल्ड देम, उन्होंने उन्हें मार दिया। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। व्हेन द किंग केम टू द गार्डन, जब जो राजा था वो बगीचे में आया। ही हर्ड द मेलोडियस वॉइस ऑफ द नाइटिंगल, और उसने उस बुलबुल की मेलोडियस वॉइस मतलब मधुर आवाज़ को सुना। शी वॉज सिंगिंग इन अ वेरी हैप्पी मूड, और वो बहुत ही अच्छे मूड में, मतलब बहुत ही खुशी वाले मूड में वो गा रही थी। द किंग ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी, और जो राजा था वो भी बहुत खुश हो गया। द नाइटिंगल वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द किंग, और ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना, और ये जो बुलबुल थी वो राजा के प्रति बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी। एज द किंग हैड परमानेंटली पोस्टेड गार्ड्स टू टेक केयर ऑफ हर नेस्ट, मतलब जैसे कि जो राजा था उसने परमानेंटली मतलब कि हमें परमानेंटली हमेशा के लिए पोस्ट कर दिए थे गार्ड्स को, अपने जो सिपाहियों को उसने वहाँ लगा दिया था। टू टेक केयर ऑफ हर नेस्ट, उसके घोंसले की देखभाल करने के लिए उनको वहाँ पर लगा दिया था। इन ऑर्डर टू शो हर ग्रेटिट्यूड मतलब अपने आभार को प्रकट करने के लिए। शी वुड कम टू द गार्डन एवरी डे, वो हर रोज़ बगीचे में आती। एंड मेक द किंग हैप्पी विद हर बार्बलिंग, और अपने गानों से वो राजा को खुश करती। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में इसको अच्छे से ट्रांसलेट करने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो, और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की कहानी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।